Food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by the some microorganisms. देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि ये फूड पॉइजनिंग तब होता है हमें जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जब फूड को स्पॉइल्ड कर देते हैं यानी ख़राब कर देते हैं सड़ा देते हैं। तो ऐसे फूड को अगर हम कंजम्पशन कर लें यानी खा लें, ठीक है, सेवन कर लें, तो उससे हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत से बैक्टीरियाज फंगस वगैरह होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। और उसको अगर कोई खा ले तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड्स पर जो है ग्रो होते हैं यानी हमारे फूड पे ही पनपते हैं, बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं यानी कुछ जहरीले सब्सटेंसेस जो हमारे फूड में क्या चाहिए मिल जाता है। तो अब अगर हम वो फूड खा ले तो सोचो क्या होगा, उससे हमें क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। दिस मैक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में क्रिटिकल कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करें यानी उसको सेफ रखें ना, सुरक्षित रखें, जिससे हम उसको सड़ने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो देखो बच्चों, फूड पॉइजनिंग में होता क्या है, उसमें आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा और फीवर होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, सीरियस कंडीशन हो जाए, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो, तो कभी कभी ऐसे कंडीशन में डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग होता कब है, कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड पर जो है बराबर जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे हमारे फूड को क्या करते हैं, ख़राब करते रहते हैं, उसको सड़ाते रहते हैं। और जब ये हमारे फूड पर ग्रो करते हैं, पनपते रहते हैं, तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी उसी में प्रोड्यूस करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे फूड में जो मिल जाता है, और वो खाना अगर कोई खा ले या इस तरह का कोई पीने वाली चीज़ अगर कोई पी ले, तो फिर क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होगा, डाइजेशन सही से नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और डायरिया हो जाएगा। ठीक है। और हेडेक होगा, मतलब बहुत सारी सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। और कभी कभी बहुत सीरियस कंडीशन में जो है आपको जो है ब्लड तक आ जाते हैं वॉमिटिंग में। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी सीरियस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने खाने को बिल्कुल प्रिजर्व करें यानी सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ढक कर रखें और हमेशा ताज़ा खाना खाएं। ठीक है, बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हमारा फूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल टाइप के हैं उनके अटैक से बच जाएगा और हमारा खाना ख़राब होने से भी बच जाएगा। ठीक है। 2.5 फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को सुरक्षित करना। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किस तरह से फूड ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम कहीं पे भी जो है स्टोर कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम फूड ग्रेन्स को, अनाज को, क्रॉप्स को स्टोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उसके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाया जा सके। तो चैप्टर 1 में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। ठीक है। आगे देखिए क्या है कि हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो अब हम किस तरह से घर पे पके हुए खाने को प्रिजर्व कर सकें यानी उसको सुरक्षित रख सके जिससे उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक न करें, जिससे कि खाना ख़राब ना हो। तो हम किस तरह से खाने को प्रिजर्व करेंगे। ठीक। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आप जानते हैं कि जो ब्रेड होता है अगर वो नमी वाली जगह पे अगर रख दिया जाए मॉइस्ट कंडीशंस में तो उसके ऊपर फंगस लग जाते हैं। ये देखिए ए में ये एक ब्रेड है और ब्रेड में देखिए आप इस तरह से फंगस लग गए हैं।
तो जब भी आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे और वहाँ पे अगर कोई मॉइस्चर होगा तो ये फंगस लग जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे खानों में लग जाते हैं, वो खाने को क्या करते हैं, स्पॉइल, यानी उसको खाने को ख़राब कर देते हैं, यानी उसको सड़ा देते हैं। स्पॉइल्ड फूड emits बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होता है, यानी जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, तो वो फूड क्या होता है, स्पॉइल्ड, यानी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उससे क्या होती है, एक बहुत ही ख़राब सी जो स्मेल आने लगती है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ब्रेड है, आप देखिए कि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर रखा है, यानी बिल्कुल फैल गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी फंगस। यहाँ देखें, इस पर भी, ये टमाटर है, टोमेटो, इस पर भी देखें, ये मीट है, इस पर भी देखें आप। तो ये क्या करते हैं, ये धीरे 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 क्या करते हैं, उसका पूरा कलर चेंज कर देते हैं, उसमें से गंदी स्मेल आने शुरू हो जाती है, और इसे आप खा भी नहीं सकते। अगर खा भी लिया तो आपको बहुत ही गंदी और बुरी टेस्ट आपको लगेगी इन सब की, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाने को सड़ाते हैं, उनमें बदबू पैदा करते हैं, और उनके टेस्ट को भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें इस तरह के खाने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या खाने का जो सड़ना गलना है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से भी होता है? तो आंसर है कि हाँ, ऐसा भी होता है। कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द टेक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए हम आगे ये पढ़ते हैं कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स के बारे में, जिसको हम अपना करके अपने फूड्स, जो हमारे घर पे खाना बनता है, उसको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से अपने घर में बने हुए खाने को प्रिजर्व करें, यानी बचाएं। और उसे बचाने के बहुत सारे मेथड्स भी हैं। जैसे पिकल से अगर आप उसे मॉइस्चर वाली जगह पे अगर रख देंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है। खाने को खुला छोड़ देंगे तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़ौरन जो है उस पर आके ब्रीडिंग करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो और जैसे खुले खाने में आप देखिए मक्खी मच्छर वगैरह बैठते रहते हैं, तो ये जो मक्खियाँ हैं, जो हाउस फ्लाइज हैं, वो क्या कैरियर का काम करती हैं। वो गंदी जगह पे बैठती हैं, फिर वहाँ से कुछ बैक्टीरिया वायरस उठा करके लेकर आते हैं, उनके बॉडी में जो चिपक जाते हैं, और फिर आकर के वो खाने पे हमारे बैठ जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो सारी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वायरस जो है वो हमारे खाने में आ जाते हैं, यानी ट्रांसमिट हो जाते हैं। फिर वो खाना क्या होता है, धीरे धीरे जो है सड़ने लगता है, स्पॉइल होने लगता है, उसमें से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है। अगर उसे कोई खा ले तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है। अभी आपने जस्ट फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा है, तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस तरह के खाने से हमें बचना चाहिए, और हमें अपने खाने को प्रिजर्व करना चाहिए। केमिकल मेथड। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. देखिए, नमक और एडिबल ऑयल्स, एडिबल्स ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये जो एक तरह से ये कॉमन केमिकल्स हैं, आपके साल्ट्स और एडिबल ऑयल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए काम आते हैं। किसमें ग्रोथ को, फूड में। किसी भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए साल्ट्स और एडिबल ऑयल का यूज़ किया जाता है, जो एक कॉमन केमिकल्स है, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स वो सारे केमिकल्स और सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो खाने में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, उनके ब्रीडिंग को रोकने के लिए, और खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के काम आए, उसको बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम जो है साल्ट, नमक और कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स अपने वो अचार में जो है डालते हैं, ये जिससे हम जो है माइक्रोब्स के अटैक से उसे बचा सकें, ठीक है।
उसमें फंगस ना लगे, ठीक है, ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। इसलिए हम उसमें अपने अचार में कुछ साल्ट यानी नमक और कुछ एसिड्स जैसे विनेगर हो गया, ये हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते, जिससे हमारा अचार जो है वो प्रिजर्व रहता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। देखिए, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये आपके जो है केमिकल्स हैं जो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, यानी ये भी एक प्रिजर्वेटिव्स है जिनका यूज़ हम अपने फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, ठीक। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। तो इनका यूज़ जो है जैम और स्क्वैशेस को ख़राब होने से बचाने के लिए भी किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जो कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उससे किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है फूड को देखते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो कॉमन सॉल्ट यानी जो घरेलू नमक है जो घरों में यूज़ होते हैं, उसका यूज़ जो है लंबे समय से मीट और फिश को प्रिजर्व करने में किया जाता रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट और आपके फिश को सूखे नमक से यानी ड्राई सॉल्ट पाउडर से उसे ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। किसको? मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया से बच सके, यानी उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आपका जो ड्राई सॉल्ट ये क्या है, एक तरह से आपका प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड। देखिए, साल्ट के जो है जो साल्ट का जो पाउडर है उसको हम ढक देते हैं फूड को, जैसे मीट और फिश को कवर कर देते हैं। तो ये सिर्फ मीट और फिश में ही नहीं काम आता है, बल्कि हम आंवला को प्रिजर्व करने के लिए और कच्चे आम को प्रिजर्व करने के लिए और टैमरिंड इमली जिसको आप बोलते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए हम नमक का, ड्राई सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर से किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है फूड को। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। देखो, जैम्स है, जेलीज है, स्क्वेशेस है, ये आपने खाया होगा, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है शुगर से। क्यों किया जाता है? इसमें आपका जो है नमक क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है, ये फूड में मौजूद मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, जिससे कि फूड में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा फूड स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बच जाता है। देखिए, जितने भी फूड्स हैं वो मोस्टली जो है वाटर कंटेन होते हैं। जितने भी आप घर में खाना बनते हैं, पिकल है, अचार है, मीट है, फिश है, ठीक है, आंवला है, रॉ मैंगोज है, इन सब में जो है वाटर की क्वांटिटी होती है। तो वाटर की क्वांटिटी जहाँ होगी वहाँ पे आपको जो मॉइस्चर भी होगा। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मॉइस्चर में ग्रोथ होते हैं, जैसा आपका फंगस है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के फूड्स जिसमें जो वाटर कंटेंट फूड होते हैं उसको बहुत जल्दी स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं। अगर उनको प्रिजर्व ना किया जाए तो उनको बहुत जल्दी ख़राब करते हैं। तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनको सन में, सूरज में, उसको सूर्य धूप में जो है सुखा दिया जाता है, और सुखा कर उसको रख देते हैं और यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जो है जब गोभी का सीज़न होता है तो गोभी को सुखा के रख लेते हैं। सुखा के इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद वाटर है और उसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उस पे। इस तरह से वो प्रिजर्व हो सकता है, ठीक है। और आपने देखा होगा बंगाल में आप जाएंगे, वहाँ मछलियों को भी लोग सुखा के रखते हैं। और बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा जो झींगे होते हैं उनको लोग सुखा के रखते हैं। तो सुखा इसलिए देते हैं कि
उनके उसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे माइक्रोब्स उस पे नहीं ग्रोथ करेंगे जो मॉइस्चर में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर से प्रिजर्वेशन, विनेगर सिरका को बोलते हैं, एसिटिक एसिड। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। देखिए, ऑयल और विनेगर के यूज से, यानी अगर उनको हम अगर पिकल्स में डाल देते हैं, ऑयल या विनेगर, ऑयल कौन सा, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल या विनेगर जब हम पिकल्स में डालते हैं यानी अचार में, तो उससे क्या होता है कि अचार में जो है बैक्टीरिया ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उसमें रह नहीं पाते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो रह नहीं पाते हैं। चूँकि ऑयल में वो ग्रोथ नहीं करते हैं, विनेगर में वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम पिकल्स में एडिबल ऑयल या विनेगर डाल करके अपने पिकल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और बैक्टीरिया से और दूसरे फंगस से बचा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो इससे सिर्फ ऑयल और विनेगर के यूज से सिर्फ पिकल्स ही नहीं हम प्रिजर्व करते हैं, बल्कि वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, फल हैं, फिश है, मीट है, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका देखिए, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने घर में देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा, अपनी माँ को देखा होगा कि वो दूध को उबाल करके रखती हैं, ठीक है। फ्रीज में भी रखना होता है तो पहले दूध को उबाल देते हैं। तो दूध को उबालने से क्या होता है, बॉईल करने से क्या होता है कि जो दूध के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूध खराब होने से, नुकसान होने से बच जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा दूध क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है, ठीक। तो अगर हम किसी फूड आइटम को अगर ठंडी जगह पे भी रख दें लो टेम्परेचर में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया से वो बच सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से हम जो है अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख करके भी बचा सकते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। तो देखिए, हम अपने फूड को भी बहुत ही लो टेम्परेचर में रख के भी प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर में जब बहुत ठंड बढ़ जाती है -3, 4, 5, 8, 10 डिग्री तक, तो उसमें क्या होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो उसमें रह नहीं सकते, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अपने फूड्स को इस तरह के हार्मफुल माइक्रोब्स से यानी पैथोजन से बचा सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख करके। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। देखो, पास्चुराइज्ड मिल्क जो है इसको हम बिना बॉयल किए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री होता है, इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था लुईस पास्चर के बारे में। तो लुईस पास्चर ने ही सबसे पहले पास्चुराइजेशन मेथड बताया था, उन्हीं के ये नाम पे ये पढ़ा है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में होता क्या है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। देखिए, यहाँ पे 700 सेंटीग्रेड दे दिया है, तो यहाँ पर जो सही है वो 70 सेंटीग्रेड है। तो हम मिल्क को क्या करते हैं, 70 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 15 से 30 सेकंड तक, और उसको फ़ौरन बहुत ही चिल्ड आपका जो फ्रिज में, जैसे आपका जो चैम्बर होता है ना, इसमें आप जो बर्फ़ जमाते हैं, उस तरह का चैम्बर होता है, उसमें बहुत उसका टेम्परेचर लो होता है, यानी बहुत चिल्ड होता है। तो फ़ौरन जो उसको उसी में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले तो आपने और दूध को जो बॉयल किया 15 से 30 सेकंड तक, और जैसे ही वो बॉयल हो जाता है तो फ़ौरन सडनली आप जो उसको
चिल्ड यानी बिल्कुल ठंडी जगह पे इसको स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो जो मिल्क के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो फ़ौरन जो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर दोबारा उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इस तरह से करने से माइक्रोब्स से हमारा जो है, माइक्रोब्स की ग्रोथ से हमारा मिल्क जो है बच जाता है। ठीक है, प्रिवेंट हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो ये प्रोसेस जो है लुइस पास्चर द्वारा डिस्कवर किया गया था। इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। आपने देखा होगा डेयरी मिल्क, सॉरी मदर डेयरी के जो बहुत सारे दूध आते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें आपने देखा होगा इस तरह के दूध को। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो आजकल जो है बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स आपका है, अब बहुत सारी वेजिटेबल्स और ब्रेड्स, ये वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, ड्राई फ्रूट्स, और ये आपके कुछ मसाले हैं, और ये आपको जो कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये बिल्कुल एयर टाइट बैग में, पैकेट्स में पैक करके बेचा जाता है। तो एयर टाइट पैक में इसको सील करके क्यों बेचा जाता है, क्योंकि एयर टाइट जब हम करते हैं उसमें से एयर निकाल देते हैं। तो एयर निकाल देने से क्या होता है कि उसके अंदर का मॉइस्चर, चूँकि एयर में तो मॉइस्चर भी होता है, तो एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। तो जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं वो माइक्रोब्स अब उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। तो एयर टाइट पैकेट्स में सील करके। नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। आपने राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरिया के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा था। इट इज़ द इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी पल्सेस। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसे लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो फली वाले पौधे होते हैं, जैसे कि आपके पल्सेस हो गए और आपका पीस हो गया, ग्रेन्स बहुत सारे, सॉरी जैसे आपके कुछ दाल हो गए, मूंग के दाल हो गए, तो ये क्या है, ये फली वाले पौधे हैं। ठीक है, इन्हें ही हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है और राइजोबियम प्लांट्स के रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं, जैसे ये आपका रूट है और ये सब नोड्यूल्स हैं, तो इस नोड्यूल्स में ये रहता है वो। ठीक है, ये क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सॉइल में ही जो है नाइट्रोजन को छोड़ देता है, जिससे क्या कहते हैं ये प्लांट उस नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की उन्हें ज़रूरत होती है क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन है। ठीक है, कंपोनेंट है एक न्यूट्रिशन का। तो इसके लिए क्या है कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, चूँकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को क्या करता है सॉइल में छोड़ देता है, और ये प्लांट जो है इनके रूट्स उसे सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज कर लेते हैं, जैसा कि आप फिगर 2.6 में देख रहे हैं। ये एक राइजोबियम प्लांट का रूट है और ये रूट नोड्यूल्स है, और ये सब क्या है, राइजोबियम्स हैं। ठीक है, सच एज बीन्स एंड पीस विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे बीन्स हो गए, पीस हो गए यानी मटर हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, राइजोबियम के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखें राइजोबियम का, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है
ये प्लांट जो है, ये आपका कोई लिग्यूमिनस प्लांट है, ये उसके रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, यानी ये प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है। तो उसके बदले में ये राइजोबियम इसको क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है। तो जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को अपना फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। जैसे लाइकन फंगी के बारे में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, पिछले क्लास में। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी जो है नाइट्रोजन, ये लाइटनिंग, जब बारिश होती है और जब बादल बहुत तेज चमकते हैं, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उससे भी कुछ नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट में फिक्स हो जाते हैं आकर के। ठीक है। यानी हमारा प्लांट उनसे भी नाइट्रोजन लेता है। कैसे लेता है? जब बहुत तेज लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है? N2 यानी नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड क्या करता है? हमारे जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है ये हमारा प्लांट डायरेक्टली थोड़ी यूज़ करता है, ये तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और सॉइल में रिलीज़ कर देता है। फिर सॉइल में जो है सॉल्युबल फॉर्म में हमारा ये प्लांट उसे यूज़ करता है। यानी सॉइल में जब वाटर मिक्स हो जाता है तो वाटर के साथ ये नाइट्रोजन भी मिक्स हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट में चला जाता है। ठीक है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट। क्या आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये घटता बढ़ता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। ये मैं वंडर हाउ, आप हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे? ठीक है, ऐसा क्यों, कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, नाइट्रोजन साइकिल। Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस। देखिए बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो वो नाइट्रोजन जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस जो है ये बहुत ही मतलब एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो उसी तरह से नाइट्रोजन भी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके लिए बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है। तो इनसे नाइट्रोजन क्या करता है? ये जो है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए आरएनए भी बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, और विटामिन्स के फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स और या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, तो इनके फॉर्मेशन में आपका नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, ये प्लांट्स और एनिमल इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, यानी इसको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है। वो सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है। फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो अब ये कैसे होता है? सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपके सॉइल में होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर
से में जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसको वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में और फिर उसे सॉइल में फिक्स कर देते हैं। ठीक, जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फियर में है, वो बाउंड रहता है एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स, तो इसको हमारा प्लांट और एनिमल डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये बैक्टीरिया यही काम तो करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देते हैं और उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। फिर हमारा जो प्लांट के जो रूट सिस्टम है वो उसे सॉल्युबल फॉर्म में यूटिलाइज करता है। ठीक, और एनिमल कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपका है once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. अच्छा, एक बार जब ये नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है, किसके द्वारा? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं और आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, वो जब उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है तब, ठीक है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्लांट्स के जो रूट सिस्टम है उससे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो रूट सिस्टम क्या करता है? रूट सिस्टम क्या करता है, उसको जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है और प्लांट की जो लीफ है जहाँ पे फूड बनता है, स्टोर होता है, वहाँ तक उसको पहुँचाता है। ठीक है, इस तरह से प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरी कर लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन जो है ये प्लांट जब सिंथेसिस करता है, यानी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सिंथेसिस के बारे में, जब सिंथेसिस करता है प्लांट तब ये नाइट्रोजन को यूज़ करता है प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस। तो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो प्लांट की जो प्रोटीन्स जब क्या कहते हैं फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरे भी कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ प्लांट करता है। ठीक है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो इस प्लांट्स को जब खाते हैं तो इस प्लांट्स में मौजूद इस प्रोटीन को और नाइट्रोजन के जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। कौन? एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स भी तो डायरेक्टली क्या कहते हैं ये नाइट्रोजन को नहीं अब्जॉर्ब कर सकते, उसको यूज़ कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि जो प्लांट में जो नाइट्रोजन होता है, तो जब एनिमल जब प्लांट खाते हैं तो प्लांट में जो मौजूद नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है उससे एनिमल्स की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी होती है। ठीक है, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to the used by plants again. अच्छा, जब एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं तब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगी जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो उस वेस्ट से, यानी जो मरे हुए एनिमल से, मरे हुए प्लांट से उनको जो वेस्ट है उनके वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो दोबारा प्लांट यूज़ कर लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट जो है डेड हो गया, कोई एनिमल की डेथ हो गई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो डेथ कर जाएगा तो उसके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मौजूद होते हैं, क्योंकि एनिमल्स ने जो है प्लांट खाया है तो प्लांट की जो नाइट्रोजन उसके अंदर चला गया, उससे कंपाउंड्स, और प्लांट के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है। तो कुछ बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं कि जो इस मरे हुए प्लांट और एनिमल्स में जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, दोबारा से सॉइल में फिक्स कर देते हैं, यानी मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। तो जब मिट्टी में फिर से मिल गए वो सारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, तो प्लांट जो है जो उस मिट्टी में ग्रो कर रहा है वो प्लांट दोबारा फिर से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को
यूटिलाइज कर लेता है, यानी अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरी कर लेता है। क्लियर? Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. अच्छा, कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस दोबारा फिर आपका जो है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो इसके रिजल्ट में ये होता है कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, यानी 78% जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, तो वो 78% नाइट्रोजन लगभग जो है बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया जो है वो डेड एनिमल, डेड प्लांट्स जो होते हैं उनसे जो है नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जो उसमें मौजूद नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस का बैलेंस है 78%, वो लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है 78%, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल 2.10 में, इसमें देखिए क्या दिखाया है, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे ये होता है, देखिए लाइटनिंग से जो है नाइट्रोजन कैसे सॉइल में फिक्स होता है। तो लाइटनिंग से यहाँ लाइटनिंग हुई, फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखिए नाइट्रोजन जो होता है N2, ठीक है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब लाइटनिंग होती है, बिजली बहुत तेज चमकती है, तो लाइटनिंग के टाइम जो नाइट्रोजन कंपाउंड के जो बाउंड जो एक दूसरे में जुड़े, मतलब कंपाउंड जो जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यानी अब नाइट्रोजन जो है सिंपल फॉर्म में आ गया। तो जब सिंपल फॉर्म में आता है तो उस सिंपल फॉर्म को नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, लाइटनिंग के बाद तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड बन जाता है। जब नाइट्रोजन का कंपाउंड बन जाएगा तो सॉयल में वो फिक्स हो जाता है, और सॉयल में मौजूद जो राइजोबियम होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, वो क्या करते हैं, उससे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को सिंपल कंपाउंड में, यानी आपका जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, उसको कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारे प्लांट का जो रूट है उसको यूटिलाइज कर लेता है। क्लियर? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो वही चीज़ बात हो गई, जो बैक्टीरिया जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस फॉर्म। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में, यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस आपका फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे नाइट्रोजन को जो परसेंटेज है 78% नाइट्रोजन, वो लगभग फिक्स रहता है। ठीक, यानी कांस्टेंट रहता है। अच्छा, दूसरी साइकिल क्या है, जैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो अपटेक बाय प्लांट्स। उसको कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करता है, यानी प्लांट उसको एज ए फूड यूज़ करता है। फिर प्लांट को कौन खाता है, एनिमल ईट्स प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट को जब भी खाते हैं तो एनिमल्स अपने अंदर के, अपने बॉडी की जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करते हैं प्लांट को खा करके। ठीक है, इस तरह से एनिमल की जो नीड्स होती है नाइट्रोजन की वो पूरी हो जाती है। और ह्यूमंस भी जो हैं वो भी प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं।
तो उनके बॉडी में भी जो नाइट्रोजन की जितनी ज़रूरत होती है वहाँ से भी पूरी हो जाती है, एनिमल से भी और प्लांट से भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। फिर क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, यानी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होते हैं, वो क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं, अरे सॉरी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सॉइल में मिला देते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं। और फिर दोबारा से क्या होता है कि सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट उसे दोबारा अपटेक कर लेता है, यूज़ करता है। ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और गैसेस फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो दोबारा फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो बैलेंस हो जाता है, यानी कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों देखिए आपके क्लास 8th का चैप्टर 2 ये आपका जो आज फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप लोग इससे अच्छे से पढ़ें, समझें, और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया वो आप अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करें, डिस्कस करें, और आपस में भी डिस्कस करें, उसको समझें, पढ़ें, और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें और इसको समझें। क्लियर है? तो बच्चों ये मेरा चैनल है रोड्स टू साइंस। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।